मैं मुश्ताक राहत इंसाफ एक्सप्रेस बिहार पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2024 के आने के बाद वक्फ संशोधन बिल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। एक तरफ जहां मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है तो दूसरी तरफ मुसलमानों में गम और गुस्सा है। केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ एक्ट 1995 में कुछ कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए वक्फ एक्ट में पारदर्शिता लाने के लिए वक्फ बोर्ड को उसके जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ही ये एक्ट लाया जा रहा है, ये बिल लाया जा रहा है ताकि वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग ना हो। वक्फ संशोधन बिल के थ्रू केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि जो मजहबी तंजीम या संस्था है उसकी जो आज़ादी है उसको सुनिश्चित किया जाएगा, उसकी आज़ादी पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, ना ही किसी अनुच्छेद का उल्लंघन होगा। दूसरी तरफ मुसलमानों को डर है कि इस संशोधन बिल के ज़रिया कहीं वक्फ बोर्ड के पास जो शक्ति है वो उसके हाथ से निकलकर कहीं और नहीं चला जाए। इस पर पूर्व एडीएम अब्दुल वाहिद अंसारी साहब ने विस्तार से जमात इस्लामी के एक प्रोग्राम में बताया कि इसका क्या क्या मिसयूज़ हो सकता है। पर वो जन मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा लगा कि उन्होंने कभी बिल पर वो देखा ही नहीं हो, उनको मालूम ही नहीं है कि इसमें क्या क्या तरमीम होना है। उनके बाद से यही जाहिर होता है। या मैं यही अर्ज करता हूँ, अगर हमसे उनका मुकाबला हो जाए तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी बेइज्जती अपने आप की आप पार्लियामेंट में कराया है। दूसरी बात, गया के जो सांसद हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वायरल है, ऐसा वीडियो है कि उनकी तरफ से कि वक्त में लोगों ने किसी का जमीन कब्जा कर लिया है। अब देखिए कितना बड़ा गैप है, कंसेप्शन है। अरे आजादी के बाद से, अंग्रेजों के जमाने में या आजादी के बाद से, कि सरकार की खराब की जमीन नहीं है। मुसलमानों के असलाफ ने ही अपने गरीब मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए अपनी जमीन को और जायदाद को वक्फ किया था कि इनकी भी तरक्की हो जाए, इनकी भी खुशहाली हो जाए, इनका भी डेवलपमेंट हो जाए। ये है, और लोग कुछ समझते हैं कि ये सरकार की जमीन है, दूसरे का जमीन कब्जा कर लेते हैं। तो ये बड़े कंसेप्शन को दूर करने की जरूरत है। इस सिलसिले में हमें अपने लोगों को भी बेदार करने की जरूरत है। हमारे इमामलिया के नाजिम साहब ने मोबाइल लोगों का ट्रेनिंग दिलवाया और मैंने भी उन लोगों को ट्रेनिंग दिया। मैं अभी भी जो सर्वे होने वाला है असिस्टेंट सेकंडमेंट ऑफिसर का, शास्त्री नगर में ट्रेनिंग चलता है, मैं 2 टॉपिक पर ट्रेनिंग देने जाता हूँ। वक्त 1995 एक्ट पर और हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट 1950 पर। मैं दोनों का मुआयना करके बता दूंगा कि क्या गलतियां हैं न्यू प्रपोज जो बिल है उसमें क्या क्या गलतियां हैं, और मैं कुछ वक्त के नजाकत को देखते हुए मैं उसका शॉर्ट में जिक्र आपके सामने करूंगा। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से इमाम शरिया के जरिए तमाम लोगों को बेदार करने का कोशिश किया गया कि आप अपने कम से कम, ठीक है उनकी नीयत खराब है, हमारी भी नीयत बहुत अच्छी नहीं है। जो लोग जहाँ मुतवल्ली हैं जानते होंगे कि कितना लोग कितनी इंसाफी और सफाई के साथ उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। हमने ही उनको ऐसा रास्ता दिया है, दरवाजा हम खोलेंगे तो चोर घुसेगा ही। हमने अपने ईमान में कितने लोगों बच्चों का तालीम किया जाएगा, कितने बेवाओं को वजीफा दिया जाता है, और लोग कितनी भलाई का काम किया जाता है, कितनी लड़कियों की शादी का इंतजाम किया जाता है। कोई वक्त में मांग लीजिए कि रिपोर्ट जा दीजिए तो आपसे झगड़ा ही होना है। तो गलतियां हमारी भी हैं। खैर बहरकैफ हमको अपनी चीज की हिफाजत करनी है। मैं बता दूं कि जो अभी एक्ट आ रहा है
क्या खराब होते कर रहे? पहला देखिए, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुस्लिम सीईओ होल टाइमर होगा, एक प्रोविजन है। एक सीईओ होगा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी, और जो होगा मुस्लिम होगा। वहां क्या किया तरमीम में? मुस्लिम शब्द को हटा दिया, मुस्लिम वर्ड को हटा दिया। वन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नॉट बिलो रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, उन्होंने 2 स्टेज को ऊपर कर दिया। जबकि सच्चर कमीशन के रिपोर्ट में ये बात जिक्र किया था उन्होंने कि अगर मुसलमानों के बीच से डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर नहीं मिलते हैं तो उसी लेवल के दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर को रखा जाए। वहां था कम से कम मुस्लिम मत कि मुस्लिम ऑफिसर रहेंगे तो सारी बात को, अपने मजहब की बात को भी समझेंगे। और यहाँ क्या किया कि रैंक मिलता दो लेवल को आपने यहाँ पुनः ऊपर कर दिया, नॉट डिप्टी सेक्रेटरी नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी। एक साहब ने पार्लियामेंट में ये तब्दीली हो गई तो ये और डिफिकल्ट हो गया कि मुसलमानों में अगर डिप्टी सेक्रेटरी का नहीं मिलेगा तो हम ऐसी कही और मुस्लिम को ही हटा दिया। जबकि हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट में एकदम लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर नहीं हो सकता है जो हिंदू नहीं है। कौन? जो हिंदू नहीं है वो मेंबर उसका नहीं हो सकता है। पहला शर्त हो गया। और अलग है कि संस्कृत का ज्ञानी हो और हिंदू लॉ का नॉलेज ज्ञान रखता हो तो अलग बात है। पहला शर्त है कि उसको हिंदू होना है। उसी तरह से पार्लियामेंट यहाँ तो 2 तरह का है। सेंट्रल लेवल पर वक्फ काउंसिल का बनाया जाता है और स्टेट लेवल पर बोर्ड का हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ आबादी है मुसलमानों की बोर्ड का मिलाकर के 32 बोर्ड था जिसमें 2 शिया बोर्ड भी है। उसमें क्या था काउंसिल में कि 3 एमपी होंगे, 3 मुस्लिम एमपी होंगे। इसमें 2 पार्लियामेंट हम लोकसभा से होंगे और एक राज्यसभा के होंगे। यहाँ क्या किया? मुस्लिम वर्ड को हटा दिया, खत्म। तो ये बात समझ लें। एक साहब वहां ने कहा पार्लियामेंट में, यानी ये मुसलमान कहते हैं हम तो मुसलमानों के महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं, इसमें महिलाओं को रख रहे हैं। देखिए उनकी कितनी जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी नहीं, जबकि उस एक्ट में पहले ही से प्रोविजन है कि तो महिला रहेगी। देख हवा में बात करना, मैंने किसी को जानकारी ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। प्रोविजन में देखिए अगर कुछ काम की बात करनी है तो कुछ लिमिटेशन को हटाना होगा। मैं वक्त का लिहाज रखूंगा कि आप यहाँ मजमा सबका वक्त कीमती है ना, सब लोग आए हैं, कुछ फायदा हो, यही हम लोग आए क्या कुछ फायदा हो, बात है। अगर ठीक है मौलाना साहबान लोग हैं जो इसकी बता दिया कि क्या है और वक्त का माने क्या है, ये सरकारी खैरात या जमीन नहीं है, ये मुसलमानों के असलाफ के जरिए दिया गया, मुस्लिम को गरीब मुसलमानों के भलाई वो प्रॉपर्टी है, उन लोगों को बताना हो। हम लोग चाहेंगे कि ये किताब के शकल में, पर्चा के शकल, पम्फलेट के शकल में इसको आम किया जाए कि क्या होता है और सर्कुलेट करना चाहिए। और सारी तालीम चाहे जमात सरिया हो, दिल्ली काउंसिल हो और जमात इस्लामी हो, और आपस में कोऑर्डिनेशन बना के यूनिफॉर्म सिविल कोड के वक्त जैसे मुहिम चलाया गया था, लोगों को बेदार करने की जरूरत है। मैं अभी तो ठीक है पार्लियामेंट के हंगामा की वजह से बिल को जेपीसी में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के में भेज दिया गया है कि बहस होगा, वो अलग बात छोड़ दिया, बहस में होगा या ना होगा। मैं पैदल उसके बाद बता रहा हूँ कि सर्वे का काम पूरे जिले में शुरू हो गया है, कहीं से शुरू हो गया और नहीं तो होने ही वाला है ना। तो आप जिस तरह से अपनी जमीन का सर्वे कराते हैं उस तरह से देखिए कि कब्रिस्तान का, ईदगाह का, करबला का, मदरसा का जमीन का, वक्फ के जमीन का सर्वे हुआ या नहीं। सर्वे का प्रोविजन में ये है कि सबसे पहले एरियल सर्वे होता है, हेलीकॉप्टर से सब जमीन का नक्शा ले लिया गया है और आपके समय जो एक गांव का ले लीजिए, उस गांव के कमेटी बन ये अमीन जाएगा और मैप को लेके जाएगा, वो देखेगा कि जैसे जैसे वेड़ है वो ठीक है या नहीं है, जहाँ नहीं है उसको ठीक करेगा
और उसका लिखेगा कि किसका है, एक्स का है, अहमद का है, जमील का है, किसका है, वो सब लिख लेगा, है ना। अगर जहाँ कब्रिस्तान है, हम बताएंगे कब्रिस्तान पर क्यों लिख, आज बहुत सारे कब्रिस्तान है मगर दफनाने पर रोक लगा हुआ है। तो ये आप सब लोग बेदार हुए कि हम सर्वे में इस तरह से अपने सर्वे में क्या प्रोसेस है, ये उसका एक पत्र फॉर्मेट है बना हुआ जो आपने खुद डिक्लेयर करना है कि आप डिक्लेयर कीजिए कि आपकी कितनी जमीन है। आपको फॉर्मेट में देंगे, वही जमीन सीधो अपना जांच करेंगे और फिर जांच करने के बाद उसको लौटा देगा सर्वे वाले कमेटी को, और इसके बाद वो सर्वे शुरू करेगा। तो आप सरकारी जमीन जिसका अपना जमीन का सर्वे देते हैं, उस तरह से सरकारी वक्त की जमीन है जो भी जायजा है उसका भी सर्वे में देखना चाहिए कि हमारा ये जगह ठीक है, रकबा ठीक है, प्लॉट ठीक है, ये सबको मिलाना चाहिए। अगर मिला चेक कर लेते हैं, कब्रिस्तान नहीं दिखता है, तो ये आप ऑब्जेक्शन राइट कीजिए कि ये हमारा है, यहाँ ऑब्जेक्शन मैं करता हूँ, आप जो दे सकते हैं। ऑब्जेक्शन 90 दिनों के बाद जब तक पब्लिश होगा वो नहीं कीजिएगा तो ये फाइनल पब्लिश हो जाने के बाद रिकॉर्ड ऑफ राइट बन जाता है और वही खतना अंचल में जाएगा, उसी प्रोसीड करते रहेगी। आप फिर बहुत कितनी परेशानी होगी जिसका जिक्र करना यहाँ पॉसिबल समझ सकते हैं सिविल कोर्ट में। और मैंने कलेक्टर की बात हो गया, कलेक्टर की बात करते हैं कि कलेक्टर को ठीक है बहुत बात, उसमें पहले कमिश्नर था जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको सरकार ने वक्फ सर्वे कमिश्नर डिक्लेयर किया, एडिशनल सर्वे कमिश्नर, और किसी को असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर किया था बाल के साथ। वहां रैंक ज्यादा ऊपर था, जाना पड़ता था, हटा के आपने कलेक्टर को दे दिया। ऐसे भी सब जानते हो कि सिविल कोर्ट में जमीन टाइटिल का डिसीजन कलेक्टर को पावर नहीं है, ये है सिविल कोर्ट को ही पावर है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 का एकदम ये खुला वायलेशन है, ए कलेक्टर कैन नॉट डिसाइड द टाइटिल, ये ऐसे भी गलत है। आपने बहुत मुझे वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नए मुद्दे या नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आदाब।